हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चावल की खेती की, जो कि हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वह ICR हो या BHU या कृषि पर्यवेक्षण हो या UP कैटेट हो। एक ना एक क्वेश्चन राइस की चावल की खेती से पुटअप होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चावल का बॉटनिकल नाम क्या है? तो चावल का बॉटनिकल नाम है ओराइजा सैटाइवा। ओराइजा सैटाइवा। और इसकी कुल की बात करें तो ग्रीमनी या पोएसी। चावल का कुल है ग्रीमनी या पोएसी। और ग्रीमनी या पोएसी जितनी भी धान्य फसलें हैं या अनाज वाली फसलें हैं, सबका ग्रीमनी या पोएसी कुल होता है। उत्पत्ति की बात की जाए तो इंडो म्यांमार भाग या उत्तरी पूर्वी एशिया। इंडो म्यांमार भाग या उत्तरी पूर्वी एशिया। और चावल में गुणसूत्र की बात की जाए तो 2n बराबर होते हैं 24। 2n बराबर होते हैं 24। और चावल के पुष्पक्रम की बात की जाए तो कहते हैं पेनिकल। पेनिकल है जो स्पाइलेट का समूह का है। और दाने की बात की जाए, चावल के दाने या फल की बात की जाए तो कैरियोप्सिस। दाने या फल को क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। और चावल में प्रोटीन की बात की जाए तो 6 से 7% पाई जाती है। और ऑराइजीन के रूप में पाई जाती है। ऑराइजीन के रूप में पाई जाती है। जैसे मन गेहूं में ग्लूटीन के रूप में पाई जाती है, गेहूं में ग्लूटीन के रूप में पाई जाती है, ऐसे ही धान में ऑराइजी के रूप में पाई जाती है प्रोटीन 6 से 7%। चावल में अन्य धान फसलों की तुलना में प्रोटीन कम मात्रा में होती है। चावल में सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है, जितनी भी धान फसलें हैं सबसे कम पाई जाती है चावल में। और विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है। विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? भारत में। और विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है चीन में। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चीन में। और विश्व में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन होता है जापान में। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता होती है जापान में। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखने वाला है पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखने वाला क्या है? पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? पश्चिम बंगाल का। उत्पादकता होती है पंजाब में। उत्पादकता कहाँ होती है? पंजाब में। और सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश है थाईलैंड। सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड। और चावल का कटोरा कहते हैं, चावल कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ को। और धान, चावल एक C3 पौधा है। चावल एक C3 पौधा है। और C4 पौधे में आती है, जैसे मक्का है, ज्वार है, गन्ना है, ये सब C4 पौधे में आती है। C3 पौधे में धान है, गेहूं है, ये C3 पौधे। AICRP-1 राइस की स्थापना हुई 1965 में। अखिल भारतीय संविधान अनुसंधान परियोजना, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना हुई 1965 में। धान एक स्वपरागित फसल है। धान एक स्वपरागित फसल है। चमोगोमी के कारण फूल निषेचन होने के बाद खिलते हैं। चमोगोमी के कारण फूल निषेचन के बाद खिलते हैं। और धान की भी, चावल की बात की जाए तो ये शॉर्ट डे प्लांट, लघु दिवस प्रभाव, ये शॉर्ट डे प्लांट। और एक खरीफ की फसल है। धान एक खरीफ की फसल है और यह शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट। संसार की 60% जनसंख्या भोजन चावल पर ही निर्भर है। संसार की 60% जनसंख्या चावल पर निर्भर है। चावल पर। संसार का 90% चावल एशिया महाद्वीप में उगाया जाता है। संसार का सर्वाधिक उत्पादन 90% एशिया महाद्वीप पर होता है। एशिया महाद्वीप पर होता है। और चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। और चावल में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन होता है DGO जीन होता है। DGO मुख्य जीन होता है बोनेपन के लिए। और चावल का टेस्ट वेट होता है 25 ग्राम।
चावल का टेस्ट ग्राम होता है, टेस्ट वेट होता है 25 ग्राम। 1000 दाने का वजन होता है 25 ग्राम। और 100 बीजों के भार को कहते हैं सीड इंडेक्स। और 1000 बीज के दाने को कहते हैं टेस्ट वेट। और बासमती चावल का होता है 21 ग्राम। बासमती चावल का होता है 21 ग्राम। और गेहूं का होता है 42 ग्राम। और गेहूं का जो खरपतवार होता है उसका होता है 2 ग्राम। 2 ग्राम गेहूं का होता है 42 ग्राम। और गेहूं का मामा का होता है 2 ग्राम। और बासमती चावल का होता है 21 ग्राम। बासमती चावल का होता है 21 ग्राम। और ये धान एक बीजपत्री पौधा है। धान एक बीजपत्री पौधा है। इसे अधोभूमिक, द्विबीजपत्री, उपरिभूमिक है। चावल में खुशबू किसके कारण आती है? चावल में खुशबू आती है डाइएसिटाइल 1 प्रोपाइनिल। डाइएसिटाइल 1 प्रोपाइनिल के कारण आती है। धान में जो खुशबू आती है, बासमती चावल में खुशबू आती है डाइएसिटाइल 1 प्रोपाइल के कारण आती है। भूरी खाद किस फसल से संबंधित है? तो चावल से संबंधित है। भूरी खाद किस फसल से संबंधित है? चावल से। और महुआ की खली का प्रयोग सामान्यतः धान में किया जाता है। महुआ की खली का प्रयोग भी धान में किया जाता है। चावल के खेत में कौन सी गैस निकलती है? चावल के खेत में कौन सी गैस निकलती है? CH4, जिसे मास गैस कहते हैं। इसे CNG के रूप में इसे जलाते भी हैं। आपने देखा भी होगा, गोबर गैस बनाई जाती है, इसमें CH4 गैस निकलती है, उसे जलाया जाता है। इसे मास गैस कहते हैं। CNG के रूप में प्रमुख घटक है। धान की पत्तियों में पेरिनिकाइमा ऊतक पाए जाते हैं। पेरिनिकाइमा ऊतक पाए जाते हैं धान की पत्तियों में। पेरिकना ऊतक पाए जाते हैं धान की पत्तियों में। और लगातार पॉलिश राइस खाने से बेरी रोग होता है। अगर आप लगातार पॉलिश किए धान को खाते हैं, चावल को खाते हैं, तो बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान CRI कटक उड़ीसा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई। 1946 में CRI इसे कटक उड़ीसा में स्थित है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। और अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान IRRI मनीला फिलीपींस, जिसकी स्थापना भाई 1960 में। जिसकी स्थापना भाई 1960 में। और कटक में हुई थी 1946 में। और मनीला फिलीपींस भाई 1960 में। 1960 में। धान अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। धान अनुसंधान है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। और जलवायु क्लाइमेट, खरीफ की ये फसल है मुख्य। धान एक खरीफ की मुख्य फसल है। चावल की बुवाई अपरंपरागत क्षेत्रों में उष्ण तथा नम जलवायु की जरूरत होती है। नम जलवायु की जरूरत होती है। और तापमान अंकुरण के लिए 30 से 32 सेल्सियस औसतन चाहिए। 21 से 37 अंकुरण के लिए 30 से 32 औसतन तापमान चाहिए 21 से 47 सेल्सियस। वृद्धि हेतु उपयुक्त तापमान होना चाहिए 25 से 30 सेल्सियस। 25 से 30 सेल्सियस। और पकने के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए 20 से 25 सेल्सियस। 20 से 25 सेल्सियस। 20 से 25 सेल्सियस। मृदा की बात की जाए तो चिकनी दोमट मृदा चाहिए। चिकनी दोमट। और जिसका pH मान होना चाहिए 4 से 6। 4 से 6। और हल्की अम्लीय होती है। हल्की अम्लीय होती है। चाय, आलू, चावल हेतु अम्लीय मृदा सबसे उपयुक्त होती है। चाय, चावल, आलू के लिए सबसे उपयोगी होती है। काली मृदा चावल में सर्वाधिक उपयोग होती है। काली मृदा चावल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। हलिंग, धान से चावल प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं हलिंग। धान से चावल प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं हलिंग। और धान का दाना लेना या पॉलिश या दृढ़ से ढका होना, जिससे मतलब धान का जो दाना ढका होता है उसे कहते हैं हुल। जिसे कहते हैं हुल। और उसे प्राप्त करने को कहते हैं हलिंग। हलिंग। हलिंग का सूत्र होता है चावल।
छिलका रहित इंटू 100 और धान छिलका युक्त, धान छिलका युक्त। इसे निकालते हैं हलिंग प्रतिशत। चावल का हलिंग प्रतिशत होता है 66%, 66%। और चावल में छिलका रहित अनुपात 2:1, 2:1, 2:1। चावल में छिलका रहित अनुपात होता है 2:1। और गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, सुनहरा चावल जिसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, निर्माण करने में जीन डेफोडिल पाया जाता है, डेफोडिल पाया जाता है जो निर्माण करता है विटामिन ए का। विटामिन ए प्रचुर स्रोत है, विटामिन ए का ही प्रचुर स्रोत है। बीटा कैरोटीन गोल्डन राइस विटामिन ए जिसमें 47 ppm पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 37 ppm पाया जाता है इसमें विटामिन ए, 37 ppm पाया जाता है। संसार का प्रथम संकर किस्म, संसार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? IR8, IR8 जिसे विश्व की जादुई चावल की किस्म कहते हैं, विश्व का जादुई चावल कहते हैं इसे, विश्व का जादुई चावल। भारत की है जया, भारत की है जया जिसे भारत का जादुई चावल कहते हैं, भारत का जादुई चावल कहते हैं। विश्व की है IR8 और भारत की है जया। और भारत का प्रथम संकर चावल किस है? MGRI1 जिसे 1994 में तमिलनाडु से विकसित किया गया है, तमिलनाडु से विकसित किया गया है 1994 में। MGR1। बासमती चावल का प्रथम संकर किस्म है, बासमती चावल की प्रथम संकर किस्म है PRH10, PRH10, PRH10। पेरुवाइलिंग, पेरुवाइलिंग चावल को भाप से उपचार किया जाता है, विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। अगर चावल को उबलते हैं भाप से तो उसमें B1 नष्ट हो जाता है, जो B1 विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है। पेराबोइलिंग की क्रिया में चावल में कौन सा विटामिन परिरक्षित होता है? तो विटामिन B12, B12। चावल में ड्रिम तकनीक विधि, ड्रिम तकनीक विधि, चावल में ड्रिम तकनीक विधि यह अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान द्वारा मनीला फिलीपींस से विकसित की गई है। चावल में ड्रिम तकनीक विधि। चावल में पानी की बचत या समय पर रोपाई करने हेतु यह तकनीक प्रयुक्त की जाती है। इस विधि में अंकुरण बीजों में बुवाई हेतु काम में लेते हैं, अंकुरित बीजों को बुवाई में काम में लेते हैं। इसमें बीज दर होती है 30 से 40 kg प्रति हेक्टेयर, 30 से 40 kg प्रति हेक्टेयर। एवं कतार से कतार की दूरी होती है 20 सेमी रखी जाती है, कतार से कतार की दूरी रखी जाती है 20 सेमी। और बुवाई का समय है मई में, इसकी बुवाई की जाती है मई में, की बुवाई की जाती है मई में। और किस्मों की बात की है, विश्व में चावल की पहली बोनी किस्म थी TN1, TN1, TN1। और विश्व में चावल की अधिक उपज देने वाली बोनी किस्म है IR8 जिसे विश्व की जादुई चावल की किस्म कहते हैं, विश्व की जादुई चावल की किस्म कहते हैं, विश्व की जादुई चावल की किस्म कहते हैं। IIR को विश्व की जादुई किस्म कहते हैं, जादुई किस्म। भारत चावल की अधिक उपज देने वाली प्रथम बोनी किस्म है जया, भारत में चावल की अधिक उपज देने वाली बोनी किस्म है जया जिसे भारत की जादुई चावल की किस्म कहते हैं। जया को भारत की जादुई किस्म कहते हैं, भारत की जादुई चावल की किस्म। प्रथम परिवर्तित किस्म जगन्नाथ अन्न साताबरी व प्रथावती, प्रथावती। प्रथम उत्परिवर्तन किस्म है जगन्नाथ अन्न शतावरी या पृथावी। बरानी सीधी बुवाई हेतु, बरानी है सीधी बुवाई हेतु वाला जिसे CRI कटक उड़ीसा से विकसित की गई है, कटक उड़ीसा, पूसा 221। सूखा सहनशील बाला कंचन किरण, सूखा सहनशील है बाला है, कंचन है, किरण है, भवानी है, सूखा सहनशील किस्म है ये। और लवण प्रतिरोधक है IR8,
लुड़ीसी लुड़ीसी, IIR और लुड़ीसी। ये लवण प्रतिरोधक किस्में हैं। जल भराव क्षेत्रों में उपयोग किस्में जलमग्न, मधुकर, चकिया, 19, जलप्रिया जलप्रिया। IARI से निकली किस्में नोरेन 10, नोरेन 18, पूसा 2, 21 बासमती 370। ये IARI से विकसित की गई हैं। IARI से विकसित की गई हैं। विश्व में बासमती चावल की पहली संकर किस्में PRH10। विश्व की भारत में चावल की पहली किस्में PRH10 और आयरन की विषाक्तता प्रतिरोधक है फाल्गुना। माही सुगंधा राजस्थान से विकसित की गई है। माही सुगंधा राजस्थान से विकसित की गई है। सुगंधित धान की कस्तूरी किस्में सुगंधित धान की। पीला तना छेदक प्रतिरोधक किस्में TKM6। सबसे ज्यादा प्रोटीन साबरमती, IARI दिल्ली, TN1 बासमती एक क्रॉस है साबरमती। TN1 बासमती 370 से क्रॉस है साबरमती बनाई गई, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। क्षारीय मृदा हेतु है CSR 010, CSR 70। ये क्षारीय मृदा के लिए। बिलास्टा झुलसा प्रतिरोधक जया राशि वाराणसी संकेत 4 प्रसाद गोविंद। मोटे दाने वाली हैं सीधी बुवाई हेतु पूसा 2, 21 वाला। मोटे अनाज वाली पृथक्करण दूरी होती है 3 मीटर। और बीदर की बात की जाए, छटकवा के लिए चाहिए 100 kg, और शंकर के लिए चाहिए 15 से 20 kg। और CSRI मेथड के लिए 5 से 6 kg प्रति हेक्टेयर। सीधी पद्धति में चाहिए 5 से 6 kg प्रति हेक्टेयर। गीली क्यारी विधि में चाहिए मोटा अनाज, जिसमें चाहिए 40 से 45 kg प्रति हेक्टेयर। और छोटे दाने के लिए चाहिए 30 से 35 kg प्रति हेक्टेयर। बासमती चावल के लिए चाहिए 45 kg प्रति हेक्टेयर, जिसकी रोपण दूरी होती है 20x10। अधिक अवधि वाली किस्मों के लिए 20 से 15 सेमी मध्यम। चावल की खेती के प्रकार शुष्क खेती, पटलिंग नहीं करते इसमें। चावल की खेती के प्रकार शुष्क खेती, इसमें पटलिंग नहीं करते हैं। गीली खेती पटलिंग की जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पटलिंग होती है। नर्सरी विधि सूखी क्यारी विधि बरानी इलाकों में की जाती है। गीली क्यारी विधि कुल बोए जाने वाले क्षेत्र में 1/10 भाग में नर्सरी तैयार की जाती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1/10। इसके लिए 1000 मीटर तैयार करनी पड़ती है। क्यारी की चौड़ाई रखते हैं 1.25 से 1.5 मीटर, लंबाई रखते हैं 8 मीटर। और 8 इंटू 125 मीटर की 50 क्यारियाँ प्रति हेक्टेयर हेतु उपयुक्त होती हैं। 50 क्यारियाँ 8 इंटू 125 मीटर। और सीड रेट की बात की जाए तो 750 से 1 kg, 750 ग्राम से 1 kg सीड रेट रखती है। पौध तैयार होने में 21 से 25 दिन में पौध तैयार हो जाती है। पौध 15 से 20 सेमी ऊंचाई, 4 से 5 पत्तियां निकल आती हैं। डैपिंग विधि की बात की जाए तो IRI मनीला फिल्म से विकसित की गई है। डैपिंग विधि मृदा रहित है। इसको बिना मृदा की नर्सरी में उगाया जाता है। बिना मृदा की भारत में मुख्यतः दक्षिण राज्य जैसे आंध्र प्रदेश में यह विधि अपनाई जाती है। 1.5 सेमी मोटी परत को पॉलीथीन की चादर, केले के पत्ते, जूट व बोरो अथवा सीमेंट के फर्श पर बिछाकर उनमें प्रतिदिन पानी देते हैं। 1.5 मीटर मोटी पतली पॉलीथीन केले के पत्तों, जूट, बोरों में फर्श पर बिछाकर प्रतिदिन पानी देते हैं। पौध तैयार होती है 11 से 13 दिन में पौध तैयार हो जाती है।
ऊष्मकाल 36 से 48 घंटे। क्षेत्र 25 से 30 मीटर प्रति हेक्टेयर के लिए उपयोग होता है। 25 से 30 25 से 30 25 से 30 और बीदर होती 3 kg प्रति हेक्टेयर 3 kg प्रति हेक्टेयर। और स्पेसिंग पौध ज्यामिति रखते हैं 20x10 20x10 और गहराई रखते हैं 2 से 3 सेमी 2 से 3 सेमी। डेप्थ या गहराई रखते हैं 2 से 3 सेमी। कितने दिन की उम्र के बाद चावल की पौध की रोपाई के लिए काम में नहीं लेते हैं? कितने दिन के बाद रोपाई के लिए काम में नहीं लेते हैं? 35 डे बाद। 35 डे बाद 5 पत्ते निकल आए तो उसे काम में नहीं लेते हैं। लय युक्त पडलिंग पडलिंग होती है। पडलिंग ट्रैक्टर से पडलिंग की जाती है। इसमें मृदा संरचना को नष्ट होने से बचाते हैं। अंतःस्कंदन जल का ह्रास रोकते हैं। पडलिंग की सहायता से की जाती है। खरपतवार का नियंत्रण भी होता है। इसके ये फायदे हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता व मृदा वायु संचार को बढ़ाना और ये पानी को निछालन से बचाना, इसे पडलिंग कहते हैं। ट्रैक्टर से की जाती है पडलिंग। ये देखिए पडलिंग। उर्वरक प्रबंधन धान में नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु सर्वाधिक उपयोग उर्वरक अमोनियम सल्फेट देते हैं। इसमें नाइट्रोजन 20.6% पाया जाता है और सल्फर 5.24% पाई जाती है। धान की फसल में नाइट्रोजन को अधिकांश किस रूप में अवस्था फॉर्म में ग्रहण करते हैं? तो अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। धान किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करती है? तो अमोनिया NH4 के रूप में करती है। धान ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन को अमोनिया व नाइट्रेट ऑक्सीजन क्षेत्रों में दोनों के रूप में ग्रहण करती है। नाइट्रेट के रूप में भी करती है, अमोनिया के रूप में भी करती है। सर्वाधिक हानि विनाइट्रीकरण सर्वाधिक हानि होती है विनाइट्रीकरण। जैव उर्वरक एजोला जलीय फर्म खेत में रोपाई से पहले हरी खाद के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर। खेत में रोपाई करने से पहले 1 से 2 टन एजोला का प्रयोग किया जाता है। रोपाई के बाद धान के साथ एजोला का प्रयोग 0.5 से 1 टन प्रति हेक्टेयर करते हैं। BGA ब्लू ग्रीन एल्गिन नीलहरित सैलाब का भी प्रयोग करते हैं। हरी खाद में करते हैं ढैंचा का प्रयोग। और सिंचाई जलमांग धान के लिए जलमांग होती है 900 से 25 mm या 90 से 250 mm प्रतिदिन। सर्वाधिक जलमांग होती है 900 से 25 mm। और क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं बूटिंग अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए। चावल के खेत में 7 से 5 सेमी भरा रहना चाहिए। चावल के खेत में हमेशा 5 से 7 सेमी पानी भरा रहना चाहिए। फसल के पकने के 2 सप्ताह 10 से 15 डे पहले खेत में पानी निकाल देना चाहिए। अगर पकने की स्थिति में आए तो 10 से 15 दिन में खेत खाली कर देना चाहिए पानी से। बुशनिंग किसे कहते हैं? जब धान के पौधे 25 से 45 दिन के हो जाएं तो खेत से हल चलाकर खरपतवार या अधिक पौधे को निकालने की विधि को बुशनिंग कहते हैं। खरपतवार निकालने की क्रिया को बुशनिंग कहते हैं जब 25 से 45 दिन की हो जाए। इसका उद्देश्य खरपतवार प्रबंधन, मृदा में वायु संचार बढ़ाना, पौधे में मजबूती प्रदान करना है। खरपतवार चावल का नकली खरपतवार सांबा घास है। खरपतवार चावल का नकली खरपतवार है सांबा घास। बर्न यार्ड घास इकानी क्लोआ कुसगेली। धान का मुख्य खरपतवार है आइकोनिया कासीपफ। जलीय खरपतवार जलकुंभी, इसको बंगाल का आतंक कहते हैं। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। उपज होती है 40 से
45 क्विंटल, 40 से 45 क्विंटल। सीरीज SRI का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइट इंटरफिकेशन। इंटरफिकेशन सीडी का फुल फॉर्म है SRI का सिस्टम ऑफ राइट इंटरफिकेशन। भंडारण करते हैं चावल का 10 से 12% पर। भंडारण करते हैं 10 से 12% पर। खैरा रोग, ये खैरा रोग होता है धान में, ये खैरा रोग होता है। पत्तियों पर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, खैरा रोग। खैरा रोग जैसे नैनो 1966 में पतन नगर में जिंक की कमी से होने वाला खैरा रोग की खोज की थी नैने ने। 2 वर्ष में एक बार 25 किलो प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। 0.5 सल्फेट का छिड़काव करें। इसके नियंत्रण के लिए 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। फाउडलिंग फसल। फाउडलिंग फसल सीधी बुवाई किए गए चावल के खेत में खरपतवारों का प्रकोप अधिक होता है, इसे फाउडलिंग फसल के नाम से जाना जाता है। फाउडलिंग फसल किसे कहते हैं? सीधी बुवाई किए गए चावल के खेत में खरपतवारों का प्रकोप अधिक होता है, जिसे फाउडलिंग फसल कहते हैं। चावल के मुख्य कीट गंधी बग पुष्पन अवस्था पर या द्वितीय अवस्था पर लगता है। कटवर्ग रात्रि के समय लगता है, रात्रि के समय आक्रमण करता है। प्रमुख रोग टुंड्रू विषाणु के कारण लगता है। टुंड्रू विषाणु वाहक है। भूरा धब्बा ब्राउन हेम्पोसोपोडियम IC बंगाल का आकार। प्लास्टा फाइलीफोलिरिया ओराइजी खैरा रोग जिंक की कमी से, भूरापन फेरक की कमी से, आयरन की कमी से। चावल का लुबरी रोग किसकी कमी से होता है? सल्फर की कमी से। सफेद आंख रोग होता है फेरक की कमी से। धान में अकोइनी की वो बीमारी H2S की विषाक्तता से लगती है, SI विषाक्तता से लगती है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मक्का की खेती। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मक्का की खेती। थैंक यू।